नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MPPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में। आज प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम दोबारा मिल रहे हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम MPPSC प्रीलिम्स का कंप्लीटली सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, उसे डिकोड कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें पर्टिकुलरली किस यूनिट में किन किन सोर्सेज से पढ़ना है, किस यूनिट में कितनी डेप्थ तक जाना है, कौन से टॉपिक्स का PSC पे फोकस रहता है, ज्यादा ध्यान कहाँ देना है और एक हमारी स्ट्रेटजी क्या हो उस यूनिट को पढ़ने के लिए। यही हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे लक्ष्य है। तो आइए आज जिस यूनिट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दोस्तों यूनिट 7। जो ये एक ऐसी यूनिट है जो जनरली MPPSC के अभ्यर्थियों को जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा सा परेशान भी कर देती है। यूनिट थोड़ा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा फैक्चुअल भी है, बहुत ही मिक्स्ड है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आज हैं यूनिट 7 पर। इससे पहले हम शुरुआत की 6 यूनिट्स और यूनिट 8 का वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिस भी यूनिट की पढ़ाई चालू कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली उस यूनिट का वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो आइए यूनिट 7 को देखते हैं। आज हम विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, साइंस इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। जैसा कि MPPSC की आदत है वे एक ही यूनिट में बहुत सारे सेगमेंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। पूरा सिलेबस इस तरीके से ही उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हमें साइंस भी पढ़नी है, टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है और हेल्थ का डोमेन भी देखना है। इवन इसमें हमें इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़नी है, इन्वायरमेंट का भी इसमें ध्यान रखा गया है यूनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं सोर्सेज बता देता हूं दोस्तों। 2 ऑथेंटिक सोर्सेज जो मुझे अभी तक लगे वो है परीक्षा धाम की और निर्माण की, जो यूनिट 7 की बुक आती है वो। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं कि परीक्षा धाम की बुक और निर्माण की बुक दोनों अपने अपने लेवल पे कैसे इंपॉर्टेंट है। निर्माण की बुक आप यूनिट 7 की देखते हो, थोड़ा सा बल्कि रहेगी, फैक्ट्स ज्यादा रहेंगे, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की होंगी चीजें। तो जिन लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझ के पढ़ने की आदत है, जो थोड़ा सा दिमाग में मतलब चीजों को कंसेप्चुअली रखना चाहते हैं, वो निर्माण की बुक प्रेफर करें। और निर्माण थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ही लेके चलता है चीजों को, बहुत मतलब क्रिस्प नहीं करते हैं वो चीजें, वो जो होता है वैसे का वैसा उसमें पुट करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं। तो इस हिसाब से निर्माण की बुक में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा यूनिट 7 का। अब यदि मैं परीक्षा धाम को देखूं, परीक्षा धाम हम जानते हैं शॉर्ट और क्रिस्प वे में मैक्सिमम फैक्ट्स को कवर करते हुए जो बुक तैयार की जाती है वो होती है परीक्षा धाम की यूनिट 7 की बुक। यदि आपके पास थोड़ा सा समय कम है, आप ज्यादा विशेष रुचि नहीं रखते इस विषय में, आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, तो आप परीक्षा धाम की बुक लें। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आराम से आप इससे भी इसका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और प्रीलिम्स में आपको लगभग सारे ही क्वेश्चन, आपको 1-2 क्वेश्चन छोड़ दूं तो आपको इन दोनों बुक्स में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है बुक्स का, हमारा मेन मुद्दा है ये समझने का कि हम इस यूनिट को तैयार कैसे करें। अब इसका पहला पॉइंट देखो दोस्तों, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। देखो उन्होंने बोला ना प्रारंभिक ज्ञान, तो प्रारंभिक ज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जूलॉजी भी आ जाता है। इनका जो बेसिक ज्ञान होता है ना, वो हमें इसमें देखना है। बेसिक नॉलेज मतलब जैसे वनडे एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं, आप में से मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स भी वनडे एग्जाम भी देते होंगे साथ साथ में, तो आपने देखा होगा कि हम हर एग्जाम के लिए थोड़ा सा साइंस भी पढ़ते हैं। अब साइंस में जब हम फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट से चालू होता है। पर्टिकुलरली हम बताते हैं कि किसी भी चीज की इकाई कैसे तय होती है, वेट्स क्या होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए कौन सी यूनिट से डिराइव की जाती हैं, फिर बल क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनकी यूनिट्स क्या हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक ज्ञान होता है ना, अवतल उत्तल दर्पण वगैरह, इस तरीके की जो चीजें हैं बिल्कुल सामान्य सरफेस लेवल की, वो चीजें आपको इन 3-4 विषयों की देखनी है।
केमिस्ट्री में भाई रसायन क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसकी छोटी मोटी रिएक्शन जो जनरल यूज में जो चीजें आ रही हैं, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है ना। तो इस तरीके से जो चीजें रहती हैं, जनरल फैक्चुअल चीजें हैं, वो आपको इस वाले पॉइंट पे तैयार करनी है। ये बहुत आर्बिटरी पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट को मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं उनमें आपको सिलेबस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा, आप क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट कर लोगे। बस मैं खुद भी इस पॉइंट की गारंटी नहीं लेता कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो एक दो क्वेश्चन तो वो आते ही हैं थोड़े से ऊट पटांग से, तो वो उसमें से हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हम कहाँ से पढ़ेंगे? वैसे तो आप निर्माण की बुक लेते हो, परीक्षा दाम भी लेते हो, तो बेसिक जो मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेसिक वो देते हैं। लेकिन यदि थोड़े से और अच्छे से इसको तैयार करना है तो आप क्या करना, सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये दोनों बुक जो इनमें से जो लो वो तो आप पढ़ ही लेना। आप कोशिश करना कि आप लूसेंट जो जनरल जीके की बुक आती है जनरल नॉलेज की, उसमें से आप साइंस वाले पोर्शन के फैक्ट पढ़ लो, या फिर लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ऑब्जेक्टिव लगा लो। बस आपका काम हो जाएगा, आपका मैक्सिमम बेसिक साइंस कवर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें हमें तो नहीं देखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, भारत के, अब देखो पीएससी कैसा हमें सिलेबस बना के देता है। अभी तक उन्होंने पहले ही पॉइंट में पूरी साइंस हमसे पूछ ली। ठीक है, पहले ही पॉइंट में क्या पूछ लिया, प्रमुख शाखाएं बताओ भैया इसकी, हमारे साइंस की प्रमुख शाखाओं का ज्ञान ले लो। अब सीधे एकदम पहुंच जाओ टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। 2 पेज के मुश्किल से इसके नोट्स बनेंगे, आप जब नोट्स थोड़े बहुत बना लेना, बस संस्थानों का नाम, स्थापना वर्ष और लोकेशन, एक क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। जहां तक है 90% चांस रहते हैं इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। ठीक है, तो वैज्ञानिक संस्थान क्या होते हैं, इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, बार्क हुआ, राजा रमन्ना सेंटर हुआ, फिर इसरो के कोई अलग शहरों में सेंटर हुए, वो हुए, विक्रम साराभाई सेंटर हुआ, है ना, कोई ऑब्जर्वेटरी है, अंतरिक्ष की प्रयोगशालाएं हैं, है ना। फिर इस तरीके से जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी साइंस और डिफेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है ना, हालांकि इसमें लिखा है वैज्ञानिक संस्थान, तो इसमें सिविलियन भी स्ट्रक्चर्स भी आएंगे और उसमें डिफेंस रिलेटेड भी संस्थान आ जाएंगे सारे, है ना। तो इसमें आपको उनकी स्थापना वर्ष, जैसे इसरो है तो वो 1969 में स्थापना हुई उसकी, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है। फिर इसके बाद उनके मिशन, है ना, इसरो का लेटेस्ट मिशन, और इसरो के शुरुआत में इसरो ने जो मिशन सक्सेसफुली अचीव किए, और जो पहला मिशन हर ऑर्गेनाइजेशन के याद रखना है, इसरो का तो विशेष तौर पर पहला जो मिशन रहा वो हमने पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया, पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था, ये पहला वाला फैक्टर तो सबका ही, पहले सबके चेयरमैन कौन से थे वो, स्थापना का वर्ष, उसके बाद उनकी स्थापना कहाँ हुई है वो, है ना। अब उनके छोटे छोटे स्टेशन, जैसे भोपाल में भी एक इसरो का सेंटर है, वो हमें याद रखना है कि वो कब बना, है ना। इस तरीके से सारे वैज्ञानिक संस्थान और इसरो, डीआरडीओ, ये 2 बड़े संस्थान हैं जो रेगुलरली इनोवेटिव चीजें करते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लगातार इनका कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है। जैसे डीआरडीओ है तो वो उनने कोई टैंक बनाया हो, अर्जुन टैंक है, पिनाका मिसाइल है, कुछ भी उनने जो भी बनाया है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो इनकी विशेषता क्या है, किसी भी चीज का निर्माण वो कर रहे हैं तो वो किस पर्पज से कर रहे हैं, उसमें क्या खास है, किस देश के सहयोग से बना रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, है ना, तो ब्रह्मोस का नाम किन 2 नदियों के नाम पर है, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, और मेरे को ये बताएंगे कि किन 2 देशों के सहयोग से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले पॉइंट को आप तैयार करना। ठीक है, अब देखो जो दूसरा पॉइंट, इसके बाद तीसरा पॉइंट है ना, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा इंपोर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब फिर ये सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा अचीवमेंट क्या है। तो ये दोनों पॉइंट मैं क्लब कर दे रहा हूं।
अब जब हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पढ़ेंगे तो वहाँ आपका इसरो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, ये इनके कहाँ पे हैं ये सब हमने देख लिया। अब जब हम इसरो पढ़ रहे होंगे, इसरो के हम सारे मिशन देखेंगे, लेटेस्ट अभी कोई बड़ा मिशन हुआ होगा वो देखेंगे, है ना। इसरो ने फिर हमारे जो मेन मेन बहुत ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल मिशन रहे, मंगलयान, चंद्रयान, है ना, तो जो सक्सेस हुए, सक्सेस के क्या कारण रहे, फेलियर रहे तो उनके क्या कारण रहे। फिर हमने कोई नाम दिया हो, जैसे चंद्रयान, हमारा जब चंद्रयान वहां पे पहुंचा, चांद के साउथ पोल पे हम लैंड करे, उन पॉइंट्स का हमने अलग अलग नाम रखा, शिव शक्ति पॉइंट क्या था, इस तरीके से चीजें हमें याद रखनी है। तो फिर हमने एक अंतरिक्ष दिवस भी घोषित कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया है हमने। तो इन दोनों पॉइंट जब आप इसरो पढ़ रहे होगे, डीआरडीओ पढ़ रहे होगे, तो यहाँ आप उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, वही इसरो वगैरह की उपलब्धियां, बड़े बड़े अचीवमेंट आपको याद रखने हैं। अब उपग्रह में थोड़ा सा आप उसका बेसिक भी पढ़ लेना, है ना। तो सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, सैटेलाइट के अलग अलग प्रकार देख लो, ऑर्बिट्स कितनी होती हैं, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होते हैं, फिर मिलिट्री सैटेलाइट्स भी होते हैं। फिर इसके बाद हमने कोई बड़ा नेविगेशन सिस्टम, हमने इंडिया ने कोई नाविक करके हमारा सिस्टम है, वो हमने लॉन्च इंस्टॉल कर रखा है, उसकी रेंज क्या है ना, मिसाइल्स की रेंज क्या है, पर्टिकुलरली किस ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट हमने भेजा है, थोड़ा बहुत जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में देख लेना। तो ये पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, और आना ही है, यहाँ से क्वेश्चन लिखा ही मिलेगा आपको पेपर में, श्योर शॉर्ट 100%। ठीक है, अब देखो, अब हम जैसे ही आगे बढ़े, बायो आ गई, तो बड़ा ही अतरंगी सिलेबस रहता है हमारा, कोई चीज लिंक नहीं रहती है कि एक लीनियर वे में हमें चीजें मिल जाए। अब चौथा पॉइंट मिला हमें, क्या मिला, मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जब आप बायो पढ़ रहे होगे, बायो का बेसिक्स, जब आप यहाँ भी बायो का बेसिक पढ़ोगे ना, उसमें ह्यूमन बॉडी वाला पोर्शन आता है। लेकिन चूंकि ह्यूमन बॉडी में विशेष रुचि है मध्य प्रदेश की, उनने अलग से लिख के दिया कि मानव शरीर का पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, फिर हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, है ना, लीवर का क्या फंक्शन है, आई की क्या संरचना है ना, माउथ में टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं, कैसे टेस्ट बर्ड्स काम करते हैं, सारा कुछ जब उन्होंने लिख दिया ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी फैक्ट आप पॉसिबली कवर कर सकते हो। कोई फेमस हड्डियों के नाम भी लेते हैं, जैसे क्लेविकल बोन होती है, तो उसको हम अलग अलग कि भाई मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी किसे कहा जाता है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, कहाँ वो रहती है, कोई फ्लूइड होते हैं अलग अलग के, कान में कौन सा फ्लूइड होता है, इस तरीके से, फिर सोते समय कौन सा हार्मोन हमारा रिलीज होता है, अलग अलग चीजें, हार्मोन्स, हड्डी, स्ट्रक्चर, फिर स्किन को हम ऑर्गन मानते हैं कि नहीं मानते, है ना। इस तरीके से हमें चीजें मानव शरीर की कवर करनी है। यहां से भी 90 to 95% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब हमारा 5वां पॉइंट आता है न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट एंड माल न्यूट्रिशन। अभी तो मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं कि इस पॉइंट से ऐसा हुआ नहीं है कि एक क्वेश्चन ना आया हो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी रहता ही है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर तो बोल रहे हैं कि सारे ही उससे पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन आने हैं तो एक एक क्वेश्चन तो सब जगह से आएगा ही ना, लेकिन कहीं कहीं से एक से ज्यादा भी आ जाते हैं। अब जैसे ये जो यहाँ देखा अपन ने, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखी, तो अब देखा जाए तो यहाँ फिजिक्स भी है, और ये अंतरिक्ष वाले चैप्टर में भी हम फिजिक्स रिलेटेड ही चीजें देखते हैं, है ना। फिर ये बायो आ गई, ये भी थोड़ा बहुत बायो का हिस्सा है, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्वेश्चंस की रेंज। तो पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बैलेंस डाइट एक चीज होती है, जब आप मेंस का सिलेबस देखोगे ना, कभी आप जो बच्चों ने अभी तक मेंस नहीं दिया या पहली बार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस का भी सिलेबस देखा करो आप लोग।
तो जो चीजें यहाँ एक लाइन में लिखी होती है ना आयोग ने, आप देखना कि वो चीजें मेंस के सिलेबस में थोड़ी डिटेल में लिख के देता है, वो एक एक चीज लिख के देता है। तो बैलेंस डाइट भी इसके साथ हमको पढ़नी है। तो इसमें आप मेनली देखना कि मानव शरीर के स्वस्थ मानव शरीर हेतु हमें किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा ध्यान देना विटामिन पर। तो किस विटामिन का क्या नाम है, विटामिन B1 से B12 तक के सारे उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, और उनकी रोकथाम के लिए कोई विशेष हम कार्य करना पड़ता हो या कोई विशेष योजना हम चला रहे हो, कोई विशेष मिशन हम चला रहे हो, तो वो आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि उनकी कमी से होने वाला रोग तो याद होना ही चाहिए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, है ना। रतौंधी किसकी कमी से होता है। फिर अलग अलग इनके साइंटिफिक नाम होते हैं, है ना। कैल्सीफेरॉल होता है, अलग अलग नाम है। बायोटिन कौन से उसको बोलते हैं हम विटामिन को। तो ऐसे कर करके अलग अलग नाम है, केमिकल नाम है, तो आपको वो याद रखनी है। इनकी कमी से होने वाले रोग और कुपोषण। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन की क्या कंडीशंस हैं, कितना वेट हाइट होगी जब हम माल न्यूट्रिएंट किसी को कहेंगे। फिर कुपोषण में आप देखना कि स्टंटिंग क्या होती है और वेस्टिंग क्या होती है ना। मान लो हाइट ज्यादा है और वेट कम है, तो हम उसे स्टंटिंग कहेंगे या वेस्टिंग कहेंगे। या वेट ज्यादा है और उम्र के हिसाब से वेट कम, वेट का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है आपका, तो उसे वेस्टिंग कहेंगे या स्टंटिंग कहेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं कुपोषण के, वो देख लेना, ठीक है। थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। अभी हम आधी यूनिट हमने कवर कर लिए। देखो दोस्तों, थोड़ा सा अभी जो लोग पहली बार देख रहे होंगे या फिर जो बच्चा नया है इस चैनल पे, वो सोच रहा होगा कि भैया ये सब तो उसमें लिखा ही है ना, तो आप इसमें क्या ही अलग बता दोगे, ये सोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल है। तो देखो क्या होता है, जब तैयारी चालू करते हैं ना हम, तब हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम सब कुछ पढ़ लें, और हमको ये नहीं पता रहता कि किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। तो जहां मैं आपको स्ट्रेस करके बोल रहा हूं कि भाई इस चीज से क्वेश्चन आएगा ही, आप मेरी वहां मैं लिख क्या रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं जो आपको समझा रहा हूं कि इस टॉपिक में ये पढ़ना है, जैसे मैंने बोला कि आपको देखना है कि किसकी कमी से क्या रोग हो रहा है। यदि आपने इस चीज को दिमाग में बिठा लिया तो ये सबकॉन्शियस में चला गया है वो आपके। तो आपको अपने दिमाग को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस टॉपिक में किस चीज को ध्यान रखना है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को ध्यान रखेगा कि जब आप पढ़ रहे होगे वो देखेगा कि विटामिन ए की कमी से ये वाला रोग होता है, तुरंत ही उसको याद रहेगा। तो जब आपको कोई बता देता है ना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस चीज पे ध्यान देना है, तो आपका ऑटोमेटिक वहां ध्यान जाता है, जो कि हम एज अ फ्रेशर हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमको लगता है कि सारी ही चीज, सारे ही एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये सब मैं किस बेसिस पे बता पा रहा हूं आपको, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई मुझसे पूछ सकता है कि भैया तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम बताओगे हमें पीएससी कैसे निकालना है, तुम्हें क्या पता कैसे क्या पूछ लेगा पीएससी। तो मैं बताता हूं आपको कि मेरा आधार क्या है। आधार ये है दोस्तों कि 2024 में सिलेबस चेंज हुआ और चीजें नई ऐड हुई, जनजाति वगैरह वाली यूनिट आ गई, कुछ इधर उधर हो गया सिलेबस। तब से ही मैं लगातार 2024 और 25 से 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, खुद की मेहनत से किया, बिना कोचिंग की मदद से किया। ये स्ट्रेटजी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी स्ट्रेटजी से किया, क्लियर किया, अच्छे मार्क्स स्कोर किए, है ना। और लगातार 2 बार से मेरे को मेंस देने का मौका मिल रहा है। 25 का मेंस अभी हुआ नहीं है, 24 का मैं दे चुका हूँ। तो वही मेरा बेसिस है और उसी बेसिस पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई बच्चा भटके नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस इतना ज्यादा परेशान कर देता है। कभी कभी हमें सिलेबस परेशान नहीं करता, एक्चुअल में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है हमारी अपनी गलतियों के कारण से। ओवर नॉलेज हो जाते हैं हम, और हम डर जाते हैं वहां जाके, गलतियां कर बैठते हैं छोटी छोटी, एक एक मार्क्स के दिक्कत से हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता। और बच्चे सोचते हैं पीएससी की तैयारी मतलब प्रीलिम्स की तैयारी। पीएससी की तैयारी प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी। पीएससी तो, प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग है, एक छन्नी है
जिसमें से छन के आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि भाई जो द्वार है डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने का, वो तो मेंस से चालू हो रहा है। समझ रहे हो? तो वो समंदर में उतरने के लिए आपको प्रीलिम्स एक सीढ़ी है। तो जब आप इस सीढ़ी से उस समंदर में उतरोगे, उसमें गोता लगाओगे, जब आपको चीजों की गहराई का अंदाजा होगा, जब आपको समझ में आएगा कि यार सिविल सर्विसेज क्या होती है, जब आप 6 पेपर की तैयारी करोगे, जब लगातार 6 दिन 6 पेपर लिखोगे 3-3 घंटे के, तब आपको उस चीज की वैल्यू समझ में आएगी। तो उस वैल्यू को आपको समझना है और वहां तक आपको पहुंचना है, तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और यदि हम सिर्फ प्रीलिम्स में ही लगे रह गए और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमारे फिर इस तैयारी करने का क्या अर्थ है? तो हमें एक ऐसी अप्रोच लेनी है कि जिससे हम जल्दी से जल्दी बस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि उसका कोई अर्थ तो है नहीं है, उसके नंबर तो जुड़ नहीं रहे, सिर्फ क्वालिफाई कर लें और सारा ध्यान मेंस में लगाएं। समझ रहे हो? तो ध्यान हमें मेंस में लगाना है, यहाँ सीमित ध्यान लगा के क्वालिफाई करना है बस। बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ गए हैं अनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम। ठीक है, अब जो जेनेटिक डिसीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी जेनेटिक डिसीज होती हैं, है ना। तो जैसे कोई WBC की कमी हो जाती है किसी में, रॉयल डिसीज का आपने नाम सुना होगा, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। इस तरीके से जब आप बुक खरीदोगे, आपको 25-30 प्रकार की जेनेटिक डिसीज आपको देखने को मिलेंगी, हीमोफीलिया वगैरह बहुत सारी डिसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये डिसीजेस में भी PSC का बहुत इंटरेस्ट है, और सिकल सेल एनीमिया तो उन्होंने लिख के ही दे दिया, जेनेटिक डिसीज में ही आप सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ोगे। तो पर्टिकुलरली कौन सी डिसीज, जेनेटिक डिसीज क्या होती है, जो पेरेंटल जीन्स के द्वारा हमें ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि कौन सी डिसीज किस कारण से हो रही है, किस उम्र की महिलाओं को पुरुषों को होती है, कि बच्चों को होती है, किस उम्र में वो होती है, क्या उसके कारण रहते हैं, कोई उसका विशेष इलाज है तो वो तो जरूरी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, उनने ये पॉइंट तो बहुत ही विशेष रूप से स्पष्टली लिख के दे दिया। तो इसको आप इस तरीके से तैयार करना कि भाई डिसीज का कॉज क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका डायग्नोसिस मतलब उसका निदान कैसे होता है, क्या उसके टेक्नोलॉजी है, क्या उसकी दवाई है, कुछ पर्टिकुलरली उसे हमें देखना है। और इसके बाद गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए क्या कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, तो स्वास्थ्य कार्यक्रम गवर्नमेंट भी चलाती है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन हमारा चल रहा है, तो वो किस लिए चल रहा है, सिकल सेल एनीमिया को हटाने के लिए चल रहा है। तो बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम हमको इसमें देखने हैं कि पर्टिकुलरली अभी रिसेंट गवर्नमेंट क्या चला रही है, और सबसे पहला उस चीज को खत्म करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाएगा, है ना। तो ये उसमें देखना है। अब ये जो है ना, जो डिसीज वाले पोर्शन है, दोनों पॉइंट जो है ना, इनको क्लब ही कर लो। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग रोकथाम स्वास्थ्य सूचक। ठीक है, तो हेल्थ पॉलिसी साफ साफ लिखा है। इसके बाद हेल्थ के प्रोग्राम, फिर इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी होती हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे होता है, फिर हेल्थ के क्या इंडिकेटर है। ठीक है, पूरा हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ उन्होंने ऊपर भी लिख के दिया है। तो इसमें हमें देखना है कि अभी लेटेस्ट सरकार कौन सी स्वास्थ्य नीति हमारी स्वास्थ्य हेल्थ पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 अभी लेटेस्ट हमारी हेल्थ पॉलिसी है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अलग अलग हम हेल्थ के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक हम चला रहे हैं उसको, और उसमें अलग अलग तरीके की, तो मिशन इंद्रधनुष में हम देखेंगे कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, कितने बीमारियों के लिए ये योजना हम चला रहे हैं, है ना। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इस तरीके से जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी सारी योजनाएं स्वास्थ्य के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए हम कौन सी योजना दे रहे हैं, है ना। तो और पर्टिकुलरली मान लो जब हम जनजाति पढ़ेंगे उसमें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें भी आप देख लेना कि भाई जनजाति समुदाय के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं अलग से उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लेके आती है, तो वो भी आप इसमें देखना। फिर संक्रामक रोग, कोविड-19 वगैरह ये सारे हो गए, जो इन्फेक्शियस डिसीज हमारी फैलती रहती है ना। तो ये बड़े बड़े जो संक्रामक रोग होते हैं उनको हमको देख लेना है, वही उसमें कारण क्या है, उनकी रोकथाम कैसे होगी, उनके लिए पर्टिकुलरली वैक्सीन है या नहीं है ना। और कोविड-19 तो हमारा अभी का पेंडेमिक है, ये तो आप अच्छे से ही देख लेना।
और इसके लिए जो जो वैक्सीन भारत ने बनाई वो देख लेना, और विदेश में कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ हो तो वो भी देख लेना, है ना। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सूचक, हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मदर मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, फिर बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इस तरीके से जो इंडिकेटर्स आते हैं ना अलग अलग, उनकी डेफिनेशंस देख लेना, और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में उनके रेट देख लेना कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर क्या है, इंडिया में क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंडिया में क्या है, एमपी में क्या है। इस तरीके से ये करंट अफेयर्स में मिल जाएगा आपको, और इस बुक में ही मिल जाएगा, वैसे तो बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अपना पॉइंट आता है क्या, अब अपन आ गए थोड़ा सा एनवायरमेंट, ठीक है। ये तीनों जो पॉइंट है ना बेटे, ये है एनवायरनमेंट के, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा एवं एड्रेस दीजिए, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसडीजी। कोई भी करंट अफेयर्स की बुक जब आप लोगे, एमपीजीके की लोगे या अलग से एमपी करंट अफेयर्स की भी लोगे, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा एसडीजी वाला इंक्लूड करके देंगे वो आपको। तो हमारे यूएन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर किए हैं, वो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, है ना। इससे पहले हम कौन से गोल्स को फॉलो कर रहे थे कि भाई मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रहे थे, या कुछ और था उसकी जगह, एजेंडा 2021, इस तरीके से क्या था एजेंडा 21। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन कौन सी रिपोर्ट में आई, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने डिफाइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ना, सतत विकास होता क्या है। फिर एसडीजी में आपको देखना है कि विश्व स्तर पे सारे एसडीजी 1 से लेके 17 तक, तो पहले ये याद कर लेना किस एसडीजी में क्या आता है। अब एसडीजी वाला टॉपिक है रिपीटेड, अभी आपने यूनिट 6 में भी देखा होगा, ये एसडीजी वाला टॉपिक वहां भी इंक्लूड किया है हमने, ये यहाँ भी दिया है। तो ये 2-3 जगह देखने को मिलेगा आपको। 1 से 17 तक तो एसडीजी याद कर लेना, फिर उसमें एक कॉलम बनाना कि इसमें मध्य प्रदेश की रैंक देश में क्या है और देश की रैंक पूरे विश्व में क्या है। ये बस 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब जब मध्य प्रदेश पढ़ रहे होगे तो मध्य प्रदेश के लिए एसडीजी इंडेक्स निकालेगा नीति आयोग, तो मध्य प्रदेश की ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स में कितनी रैंक आई, फिर किस इंडिकेटर में मध्य प्रदेश सबसे अच्छा कर रहा है ना, फ्रंट रनर किस में है, अचीवर किस में है, एस्पायरिंग किस में है। और ये 3 जो कैटेगरी बनाई है नीति आयोग ने, और वर्ल्ड स्तर पे क्या अलग अलग कैटेगराइजेशन है, तो उनके लिए क्या लिमिट्स होती हैं, कितना स्कोर आने पर फ्रंट रनर कहेंगे हम किसी स्टेट को। इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना। यहाँ से भी अभी जब से ये टॉपिक आया, जब से तो एसडीजी पूछ ही रहे हैं, हर साल पूछते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट, पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता। ये कंप्लीटली एनवायरनमेंट का टॉपिक है। अब इसमें जो एनवायरनमेंट वाला सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा हमें यूपीएससी लेवल का एनवायरनमेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू यूपीएससी पूछता है, जो बेसिक एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू यूपीएससी पूछता है, वो एक बार आप थोड़े से देख लेना, क्योंकि इन्वायरमेंट के अच्छे पीवाईक्यू यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। और जो अभी लेटेस्ट 2-3 साल में एमपीपीएससी ने पूछे वो आप देख लेना। बाकी ये 2 बुक्स बताई, इनमें सारा एनवायरनमेंट और ये पूरा बायोडाइवर्सिटी तक, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सब आपको उसमें उसके बेसिक्स, सारा बेसिक पढ़ना है, और थोड़ा सा इसको इस टॉपिक को कंसेप्चुअली भी पढ़ना है। तो इसमें आप देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी जब आप पढ़ रहे हो या इकोसिस्टम पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है ना, प्रेडेटर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है ना, कैसे हमारी जैव विविधता बनी हुई है, फिर इनके बेसिक कंसेप्ट को क्या होते हैं, इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ठीक है, पिरामिड इनवर्स कब होगा और अपवर्ड कब होगा, ट्री इकोसिस्टम क्या है। इस तरीके से बेसिक चीजें आप इसमें पढ़ना। इसमें थोड़ा सा, हालांकि वो अलग से दे ही दिया उन्होंने, पर्यावरणीय कारक में प्रदूषण वाला एंगल आ ही जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज और मैनेजमेंट। तो प्रदूषण में वायु, एयर, सॉइल, है ना,
वायु वाला प्रदूषण देख लिया हमने, जल प्रदूषण देख लिया, ध्वनि प्रदूषण देख लिया, मृदा प्रदूषण देख लिया, रासायनिक प्रदूषण हम बायो जो हमारा बायो मेडिकल वेस्ट वाला प्रदूषण हो रहा है वो हमने देखा। इनके क्या कारक हैं, इनसे बीमारियां क्या फैल रही है, इनकी रोकथाम के लिए हम कौन सा मिशन चला रहे हैं। जैसे अभी मैं एक सवाल पूछूं, दिल्ली में हमने GRAP ये वाले हमने रूल्स लागू कर रखे हैं। अब जो GRAP का फुल फॉर्म भी PSC पूछ सकता है, ठीक है। अब AQI है, AQI क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे। AQI में कितने वैल्यू तक हम मेजर करते हैं, कितना किस हिसाब का इंडेक्स है, कैसे उसमें कलर कोडिंग की जाती है। इस तरीके से पॉल्यूशन पे विशेष ध्यान देना, पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन देखा जाता है, अच्छे लेवल पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं पॉल्यूशन के, ठीक है। अब इसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज में हम देखेंगे भूकंप आ रही, बाढ़ आ रही, सुनामी आ रही। तो पहले तो इनकी बेसिक कंडीशंस देखेंगे कि किस कंडीशन में ये पैदा होती है। जैसे बादल फटना, बादल फटना कब कहेंगे, कौन ने डिफाइन किया है बादल फटना, कि भाई बारिश तो वैसे ही हो रही है, फिर आपको कैसे पता चला बादल फट गए। तो पर्टिकुलरली 1 घंटे में मान लो 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाए, तब उस केस में हम बादल फटने की कंडीशन को मानते हैं, क्लाउड बर्स्ट को हम मानते हैं। फिर प्रबंधन, अब इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, NDMA का चेयरमैन कौन होता है ना, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कब NDMA एक्ट हम लेके आए, है ना। इस तरीके से पूरा उसको होलिस्टिकली स्टडी करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। PYQ देख लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लो इनके, थोड़ा सा UPSC के कुछ पुराने क्वेश्चन आपको मिल जाए, UPSC क्वेश्चन थोड़े से देख लेना अच्छे, क्योंकि उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन कंसेप्चुअल, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना एनवायरमेंट वाले सेक्टर में, क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका आपका। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ठीक है दोस्तों, तो जो मैं कम से कम समय में आपको इस यूनिट के बारे में एक पिक्चर दे सकता था, इस यूनिट की बता सकता था कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें इसमें तैयारी करनी है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएं, और आप ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक्स मैंने बताई वही आप पढ़ें, आप जहां से इस यूनिट को पढ़ना चाहें पढ़ें, बस फोकस में रखें उन चीजों को जो मैंने बोला है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और किस तरीके से उस पर्टिकुलरली टॉपिक्स को अप्रोच करना है ये आप ध्यान में रखें, और अच्छे से अपनी तैयारी को दिशा दें। देखिए अब देखते ही देखते 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, और जनवरी का पूरा महीना खत्म होने वाला है, और अभी हम देखते ही देखते 26 अप्रैल पे पहुंच जाएंगे। समय बहुत तेजी से निकलता है मित्रों, पूरा साल 2025 का इतने जल्दी निकल गया पलक झपकते ही। तो ध्यान रखें थोड़ा समय का, जल्द से जल्द एक अच्छी रणनीति, जिनने अभी भी रणनीति नहीं बनाई है वो कोशिश करें कि उस रणनीति को जल्दी से जल्दी बना लें, और अच्छे से अपनी तैयारी करें, स्ट्रेटजिकली चीज़ों को पढ़ें और स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ें। कोई भी दिक्कत लग रही है तो हमें कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तैयारी करने से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, और मैं तो कोशिश करूंगा कि वो समस्या आपकी दूर हो ही जाए। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे स्ट्रेटजी वीडियो के क्रम में लास्ट 2 वीडियो और बचे हैं, यूनिट 9 और यूनिट 10 के। तो हमारे पूरे यूनिट जो प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट्स हैं उनके सारे सिलेबस का डिस्कशन हमारा हो चुका होगा, और आप सभी के सामने एक अच्छी प्लेलिस्ट बन चुकी होगी जिसमें आप सारी 10 यूनिट्स का सिलेबस अच्छे से डिकोड होते हुए देख पाएंगे, जान पाएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।